नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के 5वें दिन कई मुद्दों पर हुई चर्चा। सदन से सरकार ने बजट कराया पास, भू कानून समेत कई विधेयक पारित। विधानसभा सत्र में उठे पहाड़ी देसी के मुद्दे पर छिड़ा सियासी घमासान। लोकतंत्र के मंदिर में मर्यादा भूले नेता, मामले पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जताया खेद। पहाड़ मैदान के बयान पर प्रदेश भर में उबाल। विपक्ष ने सरकार और मंत्री का पुतला दहन कर जताया विरोध। राज्य आंदोलनकारियों की शहादत के अपमान का लगाया आरोप। और सख्त भू कानून विधेयक आने से धामी सरकार खुश, कहा जनता से किया वादा हुआ पूरा। विपक्ष ने भू कानून को बताया ढकोसला, जनता को गुमराह करने का आरोप। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन शिक्षा, बिजली खपत समेत जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। उधर विपक्ष ने भी सरकार को जमकर घेरने का काम किया। सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष के विधायकों का हंगामा देखने को मिला। वहीं सरकार ने सदन से बजट भी पास कराया। आपको बता दें कि धामी सरकार ने 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया था। लोकतंत्र के मंदिर में जब जनप्रतिनिधि ही मर्यादा भूल बैठे तो क्या कहा जाए। जनता का कल्याण करने वाले विधायक और मंत्री ही सदन के भीतर उलझ बैठे तो उनसे क्या उम्मीद की जाए। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान कुछ ऐसा ही हुआ, जहां सदन के भीतर माहौल चौराहे जैसा बन गया और मामला देसी पहाड़ी तक जा पहुंचा। और अब ये मामला शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड विधानसभा की परंपरा पर दाग, विधायकों ने छवि की खराब। लोकतंत्र के मंदिर में मर्यादा भूले विधायक और मंत्री। सदन में गूंजा मुद्दा देसी और पहाड़ी। कितनी हैरानी की बात है कि जिस लोकतंत्र के मंदिर में जनप्रतिनिधि एक साथ बैठकर जनहित और प्रदेश हित के फैसले लेते हैं, उसी मंदिर की मर्यादा माननीय भूल बैठे हैं। सदन की गरिमा और मर्यादा को किनारे रख एक दूसरे पर छींटाकशी करने से बाज नहीं आ रहे। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन के भीतर जो कुछ हुआ उसे सबने देखा। सदन में देसी और पहाड़ी तक पहुंची जुबानी जंग शांत होती नहीं दिख रही है। आज तो इस मामले में कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने सदन के भीतर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए प्रश्न पत्र तक फाड़ डाला, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी को हस्तक्षेप करना पड़ा। अध्यक्ष जी बैठिए। मैं आप बैठिए। सदन से चले जाऊंगा, कोई बात नहीं। आप जाइए, अगर आपकी इच्छा जाइए। आप हमें नहीं रहना। मैं आपसे कह रहा हूँ, यदि उत्तराखंड को इस तरह से गालियां दी जानी हम लोगों को, आपको इस तरह की वही की जानी, तो मैं नहीं रहूंगा सदन। ठीक है, आप जाइए, लेकिन इस तरह की व्यवहार यहाँ पे बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है। किसी भी विधायक से इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। बता दें कि बीते दिन सदन में देसी और पहाड़ी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में इस कदर उलझे कि मानो किसी चौराहे का दृश्य हो। और ये तुलना हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने खुद विधायकों के बर्ताव को लेकर ये बात कही। लोग इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे हम चौराहे पे खड़े हुए हैं। भारत से पहले विदेश से टिप्पणी आ जाती है कि आपके सदन में क्या चल रहा है। उत्तराखंड के हैं हम लोग, हम पहाड़ी देसी नहीं है, हम उत्तराखंड के। लगता है कि माननीय ये भूल बैठे हैं कि सदन की गरिमा और मर्यादा क्या होती है। असल मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय सदन के भीतर विधायकों की लड़ाई देसी और पहाड़ी तक जा पहुंची है। दरअसल शुक्रवार को सदन की कार्यवाही के दौरान उत्तराखंड के वित्त मंत्री सदन में खड़े होकर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान विपक्ष की ओर से एक टिप्पणी ने मामले को और गर्मा दिया। इस टिप्पणी में पहाड़ी शब्द के साथ प्रेमचंद अग्रवाल पर विपक्ष की ओर से ताना मारा गया। बस फिर क्या था, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी आग बबूला हो उठे। देख लीजिए माननीय, आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। लेकिन इस प्रकार से पहाड़ियों को कहा, पहाड़ को कहा, माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत गलत बात है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक पहाड़ी शब्द का प्रयोग कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने किया, जिसके बाद पूरे सदन में ही देसी और पहाड़ी का मामला गूंज उठा। हालांकि प्रेमचंद अग्रवाल का जो अग्रेशन सदन के भीतर दिखा, इससे पार्टी बैकफुट पर आ गई। लोगों ने प्रेमचंद अग्रवाल को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया, तो मंत्री जी ने भी ज्यादा देरी न करते हुए अपने कहे शब्दों पर खेद प्रकट कर दिया। ये खूबसूरत गुलदस्ता है उत्तराखंड, और इसमें निश्चित रूप से यदि किसी को
मेरे उस कही गई बात पे किसी की भावना आहत हुई हो तो मेरा न कभी मंशा थी, उनकी भावनाएं आहत करना न मेरी मंशा है, न कभी हो सकती है। हाँ, उसके बावजूद मैं दिल की गहराइयों से, चूंकि उत्तराखंड मेरा परिवार है, अपने परिवार वालों से खेद प्रकट करने में मुझे कहीं कोई गुरेज नहीं है। मैं सभी से प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी कही बात पे यदि आपको कहीं चोट पहुंची है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट। दरअसल प्रेमचंद अग्रवाल और कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट के बीच की ये तल्खी 18 फरवरी के दिन सत्र की शुरुआत में ही सामने आई थी, जब मदन बिष्ट ने सीएम और सरकार पर टिप्पणी करते हुए अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया था, जिस पर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधायक मदन बिष्ट पर शराब पीकर सदन में आने का आरोप लगा डाला था। तब से ही दोनों नेताओं के बीच एक दूसरे को लेकर नफरत है और ये अब इस कदर बढ़ चुका है कि मामला देसी और पहाड़ी तक जा पहुंचा है। लेकिन शायद माननीय ये भूल रहे हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में आखिर बर्ताव कैसा किया जाता है और किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि सदन के भीतर इस कदर विधायक मर्यादा भूल बैठे हैं। वहीं हल्द्वानी में कांग्रेसियों ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि यहां तमाम कांग्रेसी नेताओं ने बुध पार्क में इकट्ठा होकर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया। वहीं प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पहाड़ विरोधी बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। बीजेपी सरकार को उन्हें पद से बर्खास्त करना चाहिए। देखो, सीधी बात है, ये उनकी पाठशाला को दर्शाता है। जो चमन्नी चोरी, मतलब समाज में जो वैमनस्य हिंदू मुसलमान से फैलाया गया, वो धीरे धीरे आप अपने घरों को भी अप्लाई करना शुरू करते हैं। एक बच्चे को चमन्नी चोरी सिखा दो, बड़ा हो जाएगा अपने घर की, अपने पिताजी की पैंट भी काटने लग जाएगा। वो हिसाब किताब है। तो मैं आपको साफ बताऊं, ये मानसिकता कहीं पर भी, मैं आपको बताऊं, ये सर्वसम्मति की कभी मानसिकता नहीं। उनके समाज के लोगों का इस उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। तो ये टिप्पणी उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी, और ये मैं इस क्षेत्र का मूल निवासी हूं, लेकिन यहाँ जो भी आया, हम लोग की तो रिश्तेदारियां हैं, हम लोग रोटी बेटी के संबंध हैं, सर्व समाज से रोटी बेटी के संबंध हैं। सिख हो, पंजाबी हो और गैर पहाड़ का समाज है, सबके साथ अब रोटी बेटी के संबंध है। इस तरह की टिप्पणी साफ दर्शाती कि तुम्हारी मानसिकता क्या है। पहले तुमने जाकर करके तुमने गाली दी द्वाराहाट विधायक को, क्या उनके प्रति अभद्र टिप्पणी करी। ये स्वयं समझिए कि आप इस पद में रहने लायक योग्य है या नहीं है। वहीं पहाड़ मैदान को लेकर दिए गए बयान के विरोध में देहरादून महानगर कांग्रेस ने भी सरकार का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि उन्होंने ये अपमान उत्तराखंड और उन शहीदों का किया है जिन्होंने राज्य के आंदोलन में अपनी शहादत दी है। जो एक घटना हुई है, माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो अपशब्द हमारे पहाड़ी मूल के लोगों के लिए बोले हैं, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और ये जो अपमान उन्होंने पूरे उत्तराखंड का किया है, उन शहीदों का किया है जिन्होंने इस उत्तराखंड को बनाया है, एक एक व्यक्ति का अपमान किया है। इसके लिए उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, और जो उन्होंने अपमान किया है इसके लिए उत्तराखंड उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। उधर अल्मोड़ा में भी कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कांग्रेसियों का गुस्सा फूटा। आपको बता दें कि नाराज कांग्रेसियों ने उनकी शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि मंत्री जी की अशोभनीय भाषा को उत्तराखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, जिस तरह कल मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा हमारे पहाड़ के लोगों के लिए, पहाड़ी लोगों के लिए जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उसकी हम कांग्रेस जो है कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। और ये बहुत ही दुखद विषय है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो पहाड़ विरोधी हैं, और इनके द्वारा जो हमारे पहाड़ के लोगों के लिए ऐसे बयान दिए गए हैं, पहाड़ों के लिए बड़े शर्म की बात है। ऐसे मंत्री आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। शनिवार को सदन में जंगली जानवरों का मुद्दा भी उठा। कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने बताया कि पहाड़ों पर किसानों की खेती को जंगली जानवर नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा सरकार को कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। देखिए, मैंने तो समस्याओं के साथ समाधान भी बताया। मैंने कहा हम पलायन की बात कर रहे हैं, रिवर्स पलायन की बातें कर रहे हैं, पहाड़ को रोकने की बातें कह रहे हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए जिस तरह से बंदर, सुअर, जड़ों और बाघ जिस तरह से पहाड़ों में आतंक मचा रहे हैं,
मैंने तो कहा था कि आपको यदि सुअरों से बचना है तो आपको वहाँ पे सियार भेजने पड़ेंगे, ताकि जो सियार है वो सुअरों के बच्चों को मार करके उनकी पॉपुलेशन कम कर पाए। आप 4 फीट की तार बाड़ लगा करके, जिस तरह से कृषि विभाग के माध्यम से तार बाड़ लगाने का काम किया जा रहा है, उससे कहीं आप सोच सकते हैं 4 फीट पे बंदर रुक जाएगा, या जो सुअर होते हैं वो गड्ढा करके अंदर चले जाते। केवल पैसों की बंदर बांट की जा रही। मैं ये भी कह रहा हूँ इस बजट में वहाँ ज़्यादा धन दिया गया जहाँ बंदर बांट करने की जरूरत है। मूल पहाड़ की पीड़ा के लिए इसमें किसी तरह की योजना ही नहीं है। विधानसभा सत्र में आवारा गोवंश और गौशाला से संबंधित मुद्दे पर विपक्ष ने कई सवाल उठाए, जिस पर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि बीजेपी सरकार में निराश्रित पशुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। साल 2023 में 3 विभाग, शहरी विकास विभाग, पंचायत और पशुपालन विभाग की संयुक्त बैठक में जिम्मेदारी तय की गई थी और लगातार आवारा पशुओं के रखरखाव के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। उसकी मॉनिटरिंग जैसे मैंने आपको बताया वो एनिमल हस्बेंड्री विभाग करेगा। स्पष्ट पॉलिसी में हमारी स्पष्ट है कि अगर कोई भी गौशाला पंचायत में बन रही है, ग्राम पंचायतों में, तो उसका डीपीआर और उसकी कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी पंचायती राज मंत्रालय की है। अगर कोई शहरी क्षेत्रों में बन रही है तो उसकी डीपीआर और उसकी बनवाई होगी वो शहरी विकास मंत्रालय कराएगा। एक बार जब उसमें जानवर शिफ्ट कर दिए जाएंगे तो उसका भरण पोषण जो है 80 रुपये प्रतिदिन प्रति जानवर वो एनिमल हस्बेंड्री विभाग बेयर करेगा। और उसका संचालन हम या तो कोई ऐसे एनजीओ के माध्यम से जिसको 1 से 3 साल का गौशालाओं का एक्सपीरियंस होगा, या कोई महिला समूह, हमारे युवा समूह, इन सब के माध्यम से कराया जाएगा ताकि उसकी मॉनिटरिंग भी अच्छी हो सके और देखभाल भी अच्छी कर सकें। विधानसभा बजट सत्र से पारित हुए सख्त भू कानून विधेयक पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि भू कानून प्रदेशवासियों की मांग रही है और उनकी जन भावनाओं के अनुरूप ही भू कानून लाने का काम किया गया। भू कानून के बाद राज्य में अवैध रूप से जमीनों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई जाएगी। आपको बता दें कि सख्त भू कानून के तहत अब 11 जिलों के बाहरी लोग खेती के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे। इसके साथ ही उद्योग और अन्य कार्यों के लिए भी जमीन खरीदने पर रोक रहेगी। नए कानून के मुताबिक आवासीय उपयोग के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने के लिए शपथ पत्र देना होगा। भू कानून राज्यवासियों की बहुत लंबे समय से जन भावनाओं के अनुरूप मांग रही है और उन जन भावनाओं के अनुरूप हमने भू कानून को यहाँ प्रस्तुत किया। विधानसभा ने उसको पारित कर दिया है। निश्चित रूप से इस भू कानून के आने के बाद जो राज्य के अंदर समय समय पर लगातार ये मांग उठती रही है कि यहाँ भूमियों की बेरोक टोक खरीद फरोख्त हो रही है, खुर्द-बुर्द हो रही हैं। जिन प्रयोजनों के लिए भूमियों की खरीद फरोख्त होती थी उन प्रयोजनों में उनका उपयोग नहीं हुआ। ऐसी जितनी भी भूमियाँ हैं, जितने प्रकार के भी ऐसे प्रकरण आए हैं, उन सभी प्रकरणों पर कार्रवाई गतिमान है और निकट भविष्य में लोगों की जो जनभावना के अनुरूप है कृषि और औद्यानिकीकरण के लिए जो तमाम जगह पर जो इन भूमियों को खरीदकर उनका दुरुपयोग किया गया वो बंद होगा। लेकिन इसके साथ साथ हम राज्य में नवाचार लाना चाहते हैं। राज्य के अंदर इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी को भी हम बढ़ाना चाहते हैं, तो उस पर हमारा निरंतरता से काम जारी रहेगा और राज्य के हित में जो भी निर्णय लेने हैं हम 1 मिनट रुके बिना उन सभी निर्णयों को लेंगे जो उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने में सहायक है। जहां एक तरफ सख्त भू कानून विधेयक आने से धामी सरकार खुशी जाहिर करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने भू कानून को ढकोसला बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। देखो, संख्या बल के आधार पर सरकार कुछ भी पास कर सकती है। भू कानून कुछ नहीं है। आप हरिद्वार उधम सिंह नगर में कहीं से भी कोई लोग आएंगे और वो 12 एकड़ 1272 बीघे ज़मीन खरीद लेगा, तो ये कैसा भू कानून है भाई? ये कैसा भू कानून है? 250 मीटर आप खरीद सकते हैं आवास के लिए। 250 मीटर का मतलब ये मान लीजिए आप 3000 फीट से अधिक, तो इससे ज़्यादा मकान बनने के लिए कौन खरीदता है? ये कुछ नहीं, सिर्फ सरकार ढकोचड़ों पर चल रही है, लोगों को बहकावा देना चाहती है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन आ गए हैं। 24 साल के इस युवा राज्य की अर्थव्यवस्था फिलहाल विकास की पटरी पर सरपट दौड़ लगाने के लिए तैयार नजर आ रही है। ताजा आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े बता रहे हैं कि राज्य की सकल घरेलू आय में जबरदस्त
इजाफा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन आ गए हैं। 24 साल के इस युवा राज्य की अर्थव्यवस्था फिलहाल विकास की पटरी पर सरपट दौड़ने को तैयार दिख रही है। ताजा आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े बता रहे हैं कि राज्य की सकल घरेलू आय में जबरदस्त इजाफा हुआ है। साल 2022 से 23 से लेकर राज्य की जीडीपी में 29% का इजाफा दर्ज किया गया है। यही नहीं, राज्य की प्रति व्यक्ति आय में भी 24% की वृद्धि हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि राज्य में पिछले इकोनॉमिक ईयर से अब तक जीडीपी में 14% का इजाफा दर्ज किया गया है। यही वजह है कि राज्य में पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय भी लगातार बढ़ रही है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में राज्य की पर कैपिटा इनकम में 11% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय अब 2,74,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य में प्रति व्यक्ति औसत आमदनी राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय वार्षिक औसत जहां 2 लाख रुपए है, तो वहीं उत्तराखंड में ये औसत 2,74,000 रुपए का है। उत्तराखंड की विकास दर ने भी रफ्तार बनाकर रखी है। इस बात की गवाही आर्थिक सर्वेक्षण से भी मिल रही है। आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2024 से 25 में राज्य की आर्थिक विकास दर 6.61% रही है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर बदले हालात ने उत्तराखंड की विकास दर को भी प्रभावित किया है। यही वजह है कि इस बार पिछले वित्त वर्ष की विकास दर को बनाकर रखना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होने वाला है। तरक्की के मोर्चे पर उत्तराखंड फिलहाल झारखंड और छत्तीसगढ़ से कई गुना आगे चल रहा है। इन दोनों राज्यों का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उत्तराखंड के गठन के साथ ही इन दो राज्यों का भी गठन हुआ था, लेकिन उत्तराखंड ने विकास की जो रफ्तार बनाई वो रफ्तार छत्तीसगढ़ और झारखंड नहीं बना सके। राज्य निर्माण के वक्त उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार 15,826 करोड़ था। 23 सालों में ये 21 गुना बढ़कर 1 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है, जबकि इसी अवधि में झारखंड की अर्थव्यवस्था में 13 गुना तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में सिर्फ 17 गुना का इजाफा हुआ है। इन आंकड़ों से जाहिर है कि उत्तराखंड की विकास यात्रा अपने साथ 2 अन्य राज्यों से कई बेहतर और तेज गति से चल रही है। लेकिन उत्तराखंड की इस विकास यात्रा में जो क्षेत्र पीछे छूट रहे हैं वो है खेती किसानी। दरअसल उत्तराखंड में पर्यटन क्षेत्र में लगातार हो रही वृद्धि ने राज्य की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा आकार दे दिया है, लेकिन राज्य में कृषि का योगदान लगातार कम होता जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के तौर पर देखे जाने वाले कृषि और पशुपालन का अर्थव्यवस्था में योगदान 10% से भी कम हो चुका है। रुड़की में अधिवक्ताओं ने एडवोकेट एक्ट 1961 में किए गए संशोधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों ने बताया कि इस एक्ट में हुए संशोधन से उनके अधिकारों और स्वतंत्रता पर सीधा हमला किया जा रहा है। वहीं अधिवक्ताओं ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। वकीलों के प्रदर्शन के चलते पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आया। एडवोकेट अधिनियम में कई बदलाव करने जा रही है सरकार, जैसे कि एक बदलाव है मिसकंडक्ट कि कोई भी अगर वकील किसी क्लाइंट का मुकदमा लड़ता है और वो हार जाता है तो वो मिसकंडक्ट माना जाएगा। तो इस प्रकार के अनर्गल अमेंडमेंट है, तो इसके विरोध में आज अधिवक्ताओं ने अपना ज्ञापन दिया गया। देखिए, जो हमारे अधिवक्तागण हैं इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब को। कतिपय इनकी मांगे हैं जिसमें इन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जो बिल प्रस्तावित है उसमें कुछ मुद्दों पर इनका ये अगेंस्ट हैं, ये चाह रहे हैं कि हमारी बातों को सुना जाए। तो जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब के माध्यम से जो ज्ञापन दिया गया है उसके अनुसार बातें जो है वो केंद्र सरकार तक पहुंच जाएंगी। वहीं लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में मरोड़ खान के पास सड़क का हाल बेहाल है। आलम यह है कि सड़क पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं और इस वजह से आए दिन हादसे भी होते हैं। ऐसे में ग्रामीण सड़क की मरम्मत करने के साथ ही आपदा में क्षतिग्रस्त हुई सुरक्षा दीवार को भी दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। उधर एनएच के अधिकारियों का कहना है कि बजट का इंतजार किया जा रहा है। से एनजीओ के बीच में जो मोटर मार्ग का प्रभाग है उसमें स्ट्रेंथनिंग का, जिसमें शोल्डर में पेव करने का भी एस्टिमेट बना के और सुरक्षा उपायों के सहित आरओ ऑफिस मोड़ देहरादून को भेज दिया गया है। सर, शीघ्र ही इसकी स्वीकृति मिलने की संभावना है और स्वीकृति होते ही टेंडर लगा के कार्य प्रारंभ कर दिया जाए।
वहीं रुड़की में 20 फरवरी को ही युवक की हत्या में पुलिस ने खुलासा किया है। मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि हत्यारोपी ने अपने बेटी के कत्ल का बदला लेने के चलते ही अंकित को मौत के घाट उतारा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने इस घटना को अंजाम देने के लिए 4 आरोपियों को 4 लाख रुपए की सुपारी भी दी थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। 3 अभियुक्तों को इसमें पकड़ा गया है। इसमें जो मुख्य साजिशकर्ता है संजय सैनी, उसके साथ 2 अन्य लोग इसमें पकड़े गए हैं। अभी 2 लोग फरार चल रहे हैं। इसका घटनाक्रम में ये जो मृतक है अंकित, ये जून माह में कपिल सैनी हत्याकांड में ये जेल गया था और वहाँ से जब ये छूट के नवंबर में आया था, उसके बाद से जो संजय सैनी है, जो कपिल सैनी का फादर है, उसके मन में लगातार इससे बदला लेने की भावना थी। उसके द्वारा अपने गांव के ही जो नवयुवक हैं रोहित और इनके साथ में जो अन्य लोग हैं विक्की और इनके साथ मिलके इसने इसकी हत्या का पूरा प्लान किया था और इनके द्वारा ही इस युवक को बुला के इसकी हत्या की गई। उसमें जो इनके द्वारा प्रयुक्त चाकू हैं वो इनने मंगलौर थाना क्षेत्र में ही एक दुकान से खरीदे थे, वो भी इसमें अलीबाग हमें मिला है। उधर उत्तरकाशी में दलोनी अर्बन मल्टी स्टेट कॉर्पोरेट सोसाइटी के खिलाफ खाता धारकों ने प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे खाता धारकों ने जमा धनराशि को वापस दिलाने की मांग की है। नाराज लोगों ने बताया कि 6 जनवरी 2017 को उन्होंने जन सुविधा केंद्र में अपने खाते खुलवाए। 3 साल बाद जब पॉलिसी मैच्योर होने का वक्त आया तो अब सोसाइटी का पोर्टल बंद हो चुका है। मंत्रालय से जब ये लोग क्यों देते सर्टिफिकेट, ये बताइए आप लोग। पहले आप लोग बोलते हैं, हमारे को एसपी साहब ने भी बोला, डीएम साहब भी बोलते हैं कि तुम लोग क्यों पढ़ते इस चक्कर में। भाई इस चक्कर में हम तभी तो पढ़ते जब कृषि मंत्रालय से आ रखा है, वो कृषि सरकार मंत्रालय से देते हैं वो, और फिर बोलते हैं कि हमारे तो कृषि मंत्रालय से ये है भाई, इस पे तुम्हें विश्वास नहीं है। तो हम अगर कृषि में जब सरकार पे हमें विश्वास नहीं है तो हम तो सरकार पे विश्वास करके आ रहे हैं ना। हमें ये चाहते हैं कि सरकार से कि ये पैसे आप दो, क्योंकि सरकार के अंतर्गत ही सारा काम हुआ है, क्योंकि कृषि सहकारिता मंत्रालय में इसका रजिस्ट्रेशन है और वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय में इसका श्री अमित शाह गृह मंत्री जी देखते हैं इसको। और उत्तराखंड में जो है हमने विधानसभा में भी 70 विधायक को हमने लेटर भेजा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने लेटर भेजा है और माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋचा खंडूरी जी के पास हम स्वयं गए थे। हमने उनके संज्ञान में सारी बातें डाली। उन्होंने कहा कि मैं इसे अति गंभीर विषय को लेते हुए इसके संज्ञान होंगे। वहीं उधम सिंह नगर के रामबाग प्राचीन शिव मंदिर में शिवरात्रि के मौके पर मेला लगाया जाता है, जिसकी तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि इस मंदिर को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आस्था है। शिवरात्रि के मौके पर यहां श्रद्धालु दूर दराज से पहुंचते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदिवासी शिव मंदिर रामबाग का जो ऐतिहासिक मेला है, जो 350 वर्ष पुराना, इसकी कहानियाँ हैं, कहावतें हैं, किंवदंतियाँ हैं, तो इस बार भी हमने इस मेले को ऐतिहासिक बनाने के लिए, भव्यात्मक दिव्यात्मक रूप देने के लिए, आप देख रहे होंगे इस बार झूलों की सजावट कितनी बढ़िया है। ऐसे ही इस बार इस ऐतिहासिक मेले का आगाज हम 26 फरवरी से करने जा रहे हैं। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के 5वें दिन कई मुद्दों पर हुई चर्चा। सदन से सरकार ने बजट कराया पास, भू कानून समेत कई विधेयक पारित। विधानसभा सत्र में उठे पहाड़ी देसी के मुद्दे पर छिड़ा सियासी घमासान। लोकतंत्र के मंदिर में मर्यादा भूले नेता, मामले पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जताया खेद। पहाड़ मैदान के बयान पर प्रदेश भर में उबाल। विपक्ष ने सरकार और मंत्री का पुतला दहन कर जताया विरोध। राज्य आंदोलनकारियों की शहादत के अपमान का लगाया आरोप। और सख्त भू कानून विधेयक आने से धामी सरकार खुश, कहा जनता से किया वादा हुआ पूरा। विपक्ष ने भू कानून को बताया ढकोसला, जनता को गुमराह करने का आरोप।